हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूँ। तो जनरल स्टडीज में आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन का जो आपका पेपर हुआ है JSC-LT ग्रेड के, उसके जीएस वाले पोर्शन को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ से सीखनी है और आगे जो आपके एग्जाम्स, चाहे अभी JSC-LT ग्रेड के जो बचे हुए पेपर्स हैं, चाहे JSC लेक्चरर के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप जानते हैं कि इन क्वेश्चन को डिस्कस करते वक्त जो इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड डाटा होते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं वो सब PDF के फॉर्म में आपको मिल जाए और जो भी मैं पढ़ाता हूँ मटेरियल, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके एक छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारा कुछ प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन है भैया, वर्ष 2023-24 में MPCE में ग्रामीण शहरी अंतर घटकर प्रतिशत रह गया, जो कि 2011-12 में 84% था। कितना रह गया आपको यही बताना है। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों के माध्यम से जो सही है वो है भैया 70। जी हाँ, 70। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसको हम कह सकते हैं MOSPI द्वारा जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCES, ठीक है, 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय MPCE का अंतर काफ़ी कम हुआ है। 2011-12 में यह अंतर 84% था, जो 2022-23 में घट करके 71% और 2023-24 में गिर करके 70% रह गया। यह ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग और आय के वृद्धि का संकेत है। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, किसके सम्मान में भारतीय डाक ने पोस्टल कवर और पिक्चर पोस्ट कार्ड जारी किया? तो व्योमिका सिंह, प्रेरणा देवस्थली, शुभांशु शुक्ला, सोफिया कुरैशी। भाई बताओ सही विकल्प है आपका यहाँ पर बी। जी हाँ, प्रेरणा देवस्थली। ध्यान से समझिएगा मित्र, भारतीय डाक ने प्रेरणा देवस्थली के सम्मान में पोस्टल कवर और पिक्चर पोस्ट कार्ड जारी किए। भारतीय कार्ड तकरीबन इन्हीं जो है कारणों से प्रेरणा देवस्थली के सम्मान में यह खास पोस्टल कवर एवं पिक्चर पोस्ट कार्ड जारी किया गया। हालांकि ये कहीं कहीं पर व्योमय सिंह भी देखने को मिला था ढूंढने पर, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से दे रहा था, लेकिन जो आंसर सही है वो है प्रेरणा देवस्थली। अब देखते हैं आयोग क्या मानता है। ठीक है, तो इस तरीके से भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हेनरी डेरोजियो, सर हेनरी कॉटन, डॉक्टर MA अंसारी। आपको बताना भाई सही विकल्प। ये देखो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए यहाँ पर जो है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा पुस्तक है। इसमें उन्होंने 1947 के भारत विभाजन और स्वतंत्रता आंदोलन और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन किया है। यह पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, 1990 के बाद भारत की आर्थिक नीति में इनमें से कौन सा बदलाव हुआ? तो भारी उद्योगों पर जोर, पुनः राष्ट्रीयकरण, निर्यातोन्मुखी विकास की ओर बढ़ना, विदेशी निवेश का उन्मूलन। तो आपको बताना भाई इसमें से एक सही विकल्प है। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ये निर्यातोन्मुखी विकास की ओर बढ़ना। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अलग तरीके से इसका आंसर देखा है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो अगर हम बात करें 1991 के आर्थिक सुधारों, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विक के बाद भारत की आर्थिक नीति में व्यापक बदलाव आया। भारत ने आयात प्रतिस्थापन की पुरानी नीति को त्याग कर निर्यातोन्मुखी विकास की रणनीति अपनाई। व्यापार अवरोधों को कम किया गया और विदेशी निवेश FDI को प्रोत्साहित किया गया, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के साथ जो है एकीकरण किया जा सके। भाई देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ऐतिहासिक मामले में संसद की संशोधन प्रक्रिया की शक्तियों के संदर्भ में हमारे संविधान के इन अनुच्छेदों को स्वर्णिम त्रिकोण कहा गया है। अब निम्नलिखित में से वो कौन इसका मतलब कौन एक उसका अंग नहीं है? आपको बताना 14, 19, 15 और जो है 21। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर समझा है, ये क्वेश्चन देखा है, तो ये है 15। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सामूहिक रूप से स्वर्णिम त्रिकोण यानी गोल्डन ट्रायंगल कहा गया है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है स्थापित किया कि ये तीनों अनुच्छेद एक दूसरे से पृथक नहीं है बल्कि आपस से जुड़े हैं। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 का, तो धर्म, मूल वंश, जाति आदि के आधार पर
विभेद का प्रतिषेध है, इस जो है ये त्रिकोण का हिस्सा नहीं है। तो इस तरीके से भाई वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा याद होगा आपको, कई बार हमने देखा इसे। कौन सा भारतीय जन आंदोलन शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, अब आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन था भैया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो ध्यान समझिएगा, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ किया। यह आंदोलन ब्रिटिश कानूनों की शांतिपूर्ण अवहेलना और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर केंद्रित था। तो इस तरीके से भाई देखो यहाँ पर, अब देखो ये है कि यूरोप की द्वितीय सबसे बड़ा द्वीप की बात है। ये देखो हम लोगों ने इसको भी देखा हुआ है। तो देखिए कितना क्वेश्चन आप लोगों को जो मैंने सॉल्व कराया था उसमें से आप सबसे बड़ी चीज़ देखो यार, जैसे लेक्चर के लिए आगे आपको तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर से बेहतर भला क्या हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहीं से मिल रहे हैं। हम लोग जब जीआईसी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं थे, हम लोग तैयारी नहीं कर पाए थे क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था, उस तरीके का आइडिया नहीं था हमारे पास। तो लेकिन अब ये आपके पास एक बेहतरीन अवसर है, तो आप अगर चाहते हैं तो ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ पर देखो आइसलैंड, साइप्रस, आयरलैंड और सिसिली, तो ये क्या है भैया? यूरोप द्वीप का कि जो है द्वितीय सबसे बड़ा द्वीप, ये है आपका कौन है? आइसलैंड। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रेट ब्रिटेन है। उसके बाद दूसरा जो है आइसलैंड है, ये हम लोगों ने देखा हुआ, जिसका क्षेत्रफल लगभग होता है आपका 1,03,000 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा जो है आयरलैंड है। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो अपने ज्वालामुखियों और हिमनदों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखो भैया जो अपने काम का नहीं है। देखो यहाँ पर जो विकल्प हमको मिला है वो सही है, ये वाला। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आप देखो संघीय व्यवस्था के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पर ये है नहीं है वाला क्वेश्चन। तो इसमें जो नहीं है वो ये है डायसी सहकारी संघवाद। देखो ये सही सुमेलन नहीं है। अगर हम बात करें ए बी डायसी, ये जो है विधि के शासन की अवधारणा के लिए जाने जाते हैं, ना कि सहकारी संघवाद के लिए। अगर हम बात करें सहकारी संघवाद का शब्द का प्रयोग आमतौर पर ग्रेनविले ऑस्टिन द्वारा भारतीय संविधान के संदर्भ में किया गया है, और केसी वेलर ने इसे अर्ध संघीय और मोरिस जोन्स ने इसे सौदेबाजी वाला संघवाद कहा है। और ये आपका इस तरीके से बाकी सही है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो रैट जेल, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, एलन सी सेम्पल, डॉक्टर महबूब उल हक। तो ये भाई हम लोगों ने नहीं देखा है। देखिए यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन सही आंसर, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। उन्होंने 1990 में पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR प्रकाशित की थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने अपनाया। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी इस अवधारणा और मानव विकास सूचकांक SDI के विकास के में जो है महत्वपूर्ण सहयोग दिया। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये भैया देखो, 100 पेंसिल बेचकर एक दुकानदार की 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। अगर इसको उंगली पर आदमी सॉल्व करे तो आराम से कर सकता है, जो इसको गणित ज़्यादा नहीं आती है तो आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता था कि आपका 25% ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, तो ये है आपका भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपरांत में घोषित अभिमानक नाम क्या है? लोकतांत्रिक आदर्श अभियान और संविधान महिमा मुहिम, ठीक है, और ये है संविधान जागरूकता अभियान। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही विकल्प है भैया ये सी वाला संविधान जागरूकता अभियान, ठीक है। भारतीय संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में संविधान जागरूकता अभियान या संविधान जाथा की शुरुआत की। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान चलाया। इस तरीके से संविधान जागरूकता अभियान यहाँ पर आपका सबसे उपयुक्त और चर्चित अभियान रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म 12वीं सूची विषय से सुमेलित है? तो 12वीं, अब देखो 12वीं सूची सड़कें और पुल, 12वीं सूची अग्निशमन सेवाएं, ठीक है, मतलब सुमेलित नहीं है, बता रहा भैया आपको। तो परिवार कल्याण, गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन। तो देखो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है भैया परिवार कल्याण,
ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची जो है 74वां संशोधन नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंधित है, जिसमें 18 विषय शामिल है, जैसे सड़कें, अग्निशमन, गंदी बस्ती सुधार आदि। ठीक है, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण की अगर बात करें तो ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले विषय हैं, ना कि 12वीं। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। नागार्जुन सागर बांध बहुत बार हुआ था भाई, ठीक है, किस नदी पर निर्बंध? आराम से आदमी जो है इसका आंसर दे सकता है। तो यहाँ पर देखो, यह है आपका कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। यह तेलंगाना के नलगुंडा जिले और आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले की सीमा पर स्थित है। बहुत बार हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे चिनाई वाले बांधों में से एक है। इसका निर्माण 1955 में शुरू हुआ और 1967 में पूरा हुआ। यह जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। ये है भैया एक त्रिभुज की मध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। अब देखो इस तरीके से है, ये जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत आसान है, केंद्रक। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस नहीं है? बहुत बार हमने देखा है। ठीक है, माम्स, डिप्थीरिया, रेबीज, हेपेटाइटिस वायरस नहीं है, जीवाणु नहीं, विषाणु नहीं, तो ताम हम लोगों ने बहुत बार देखा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है आपका बी ऑप्शन, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का एक जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल रोग है, जो है कोराइन बैक्टीरियन डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। यह मुख्य रूप से गले और ऊपरी वायुमार्ग को प्रभावित करता है। जबकि अगर हम बात करें मम्स, जिसे हम गलसुमा बोलते हैं, रेबीज और हेपेटाइटिस, ये सब विषाणु हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह है भैया जूम की खेती और यह है देश, जूम की खेती देश। तो देखो इस तरीके से इसको भी हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है मसोले भारत। तो ये सही सुमेलित नहीं है। मसोले स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है जो मुख्य रूप से मध्य अफ्रीका कांगो बेसिन में प्रचलित है, ना कि भारत में। भारत में स्थानांतरणीय जो कृषि को झूम, बेबार, पोंडू, कुमारी आदि नामों से जाना जाता है। अगर हम अन्य की बात करें तो ये सब जो है सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर। सरकारिया आयोग की सिफारिशें निम्न में से किससे संबंधित है? आप देखो कई बार इसको हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, राजस्व का वितरण, संसद की सदस्यता, संसद के अधिकार और शक्तियाँ, केंद्र राज्य संबंध। तो ये है आपका ये केंद्र राज्य संबंध। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में भारत सरकार द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति RS सरकारिया थे। इस आयोग का मुख्य कार्य केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना और उन्हें बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना। इसने जो है 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद के गठन जैसी महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल की गई। तो इस तरीके से भाई आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। कठोर लकड़ी की कटिंग विधि किस एक फसल में अपनाई जाती है? आम, अनार, सेब, आंवला। देखो यहाँ पर यह है आपका बी, अनार। ठीक है, कठोर लकड़ी की कटिंग वानस्पतिक प्रसारण की एक विधि है। इसका उपयोग मुख्य रूप से उन पौधों में किया जाता है जो पर्णपाती होते हैं और सुप्त अवस्था में जाते हैं। अनार, अंगूर, अंजीर, यह विधि व्यावसायिक रूप से अपनाई जाती है। आमतौर पर ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कुछ पौधे द्वारा स्रावित होने वाला लेटेक्स बनाने में प्रयुक्त होता है क्या? रबर, कार्टिलेज, वसा, डाई। आपको बताना भाई सही विकल्प है रबर। तो देखो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा है, अब याद हो आपको तो ठीक है। लेटेक्स पौधों से निकलने वाला एक गाढ़ा दूधिया तरल पदार्थ है। इसका सबसे प्रमुख उपयोग प्राकृतिक रबर बनाने में किया जाता है। प्राकृतिक रबर मुख्य रूप से हिबिया ब्राजिएसिस नामक वृक्ष के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पर्यावरण रिपोर्टों को कालक्रमानुसार आपको बताना है। स्टॉकहोम सम्मेलन, वुडलैंड, क्योटो प्रोटोकॉल, संयुक्त राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य। तो आपको बताना है भाई, देखो हम लोगों ने स्टॉकहोम सम्मेलन कई बार देखा है। ठीक है, और उसके बाद वुडलैंड रिपोर्ट, क्योटो प्रोटोकॉल, सतत विकास लक्ष्य। तो क्योटो प्रोटोकॉल और स्टॉकहोम सम्मेलन तो कई बार हम लोगों ने देखा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। तो इसमें स्टॉकहोम सम्मेलन सबसे पहले है। 1972 में मानव पर्यावरण एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, उसके बाद वुडलैंड
रिपोर्ट 1987। इसमें जो है सतत विकास की परिभाषा संबंधित है। और उसके बाद आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में है, जो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए ये किया गया था। और उसके बाद अगला नंबर आता है चौथा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। तो ये है आपका 2015 में, एजेंडा इसका 2030 के अंतर्गत है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ध्यान दीजिए भैया, कई बार हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। तो देखो यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए क्वेश्चन हैं, मिल रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए कि किस लेवल का जीएस आप लोगों को दिया गया था, जो आपके लिए बहुत रास्ता आसान किया। तो फिलहाल मित्र, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाई कर लिया करिए, ठीक है। देखो यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है वो है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल है, या न्यूरॉन जिसे कहते हैं, इसे कहा जाता है। इसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। यह तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है, जो मस्तिष्क में शरीर के अन्य भागों तक विद्युत संकेतों के रूप में सूचनाओं का प्रसारण करती है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। विधि प्रदर्शन का सिद्धांत आधारित होता है सीखते हुए करके सीखना, देखकर विश्वास करना, सुनकर। देखो ये तो नहीं कराया गया, लेकिन आप लोग इसको आराम से लगा सकते हो, देखकर विश्वास करना। विधि प्रदर्शन का सिद्धांत, बात हो रही प्रदर्शन, ठीक है। प्रसार शिक्षा, इसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। और विधि प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य लोगों को किसी नई तकनीक या कार्य को करने का तरीका दिखाना होता है। इसके पीछे ये मुख्य तर्क दिया जाता है कि देखकर विश्वास करना, तब ग्रामीण या किसान किसी नई विधि को अपनी आंखों से होते हुए देखते हैं तो उनका उस तकनीक पर भरोसा बढ़ता है, और वे यह मान लेते हैं कि अगर यह यहाँ संभव है तो मैं भी इसे कर सकता हूँ। सीखने की प्रक्रिया, इसमें प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति चरण दर चरण प्रक्रिया दिखाता है, जिससे देखने वाले के मन को की जो संख्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, 2025 में हुए धर्म गार्जियन नाम का सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण किस देशों में? ये देखो भाई, इसको हम लोगों ने जब अपना जीएस का ये आपका करंट अफेयर कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था धर्म गार्जियन। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो क्या है, डी है, भारत और जापान के। तो धर्म गार्जियन भारत और जापान की स्थल सेनाओं के बीच आयोजित होने वाला एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 6ठा संस्करण 2025 में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना और आतंकवाद विरोधी अभियानों में संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2021 में जो है 53.9 से बढ़कर मार्च 2024 में हो गया था। अब आपको बताना है कितना। यहाँ पर देखो ये है आपका 64.2। आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2021 में 53.9 से बढ़ करके मार्च 2024 में 64.2 हो गया। तो इस तरीके से ये है आपका यह सूचकांक 0 से 100 के पैमाने पर वित्तीय समावेशन की स्थिति को मापता है, जिसमें 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ो भैया। अगला क्वेश्चन देखो। रैनवियर की गांठ उपस्थित होती है यकृत कोशिकाओं में, हृदय कोशिकाओं में, वृक्क कोशिकाओं में, तंत्रिका कोशिकाओं में। देखो यहाँ पर सही विकल्प है भैया आपका डी, तंत्रिका कोशिकाओं में। तो रैनवियर की गांठ तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन पर पाई जाती है। यह माइलिन शीथ के बीच स्थित छोटे छोटे अंतराल होते हैं जहां माइलिन का आवरण नहीं होता है। ये गांठें तंत्रिका आवेगों को तेजी से कूद कूद कर आगे बढ़ने में मदद करती हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और मैग्नीज। तो ध्यान से देखिएगा भैया, ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। मैग्नीज पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में मैग्नीज एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो लोहा, तांबा, जस्ता, बोरान और मोबिलनेस और क्लोरीन, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये द्वितीयक, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों भैया द्वितीयक बृहद पोषक तत्व हैं की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये भैया है आपका क्या निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म और देश और ऑपरेशन सही सुमेलित नहीं है? बात हो रही है, ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखें, ये जो है आपका है डी, चीन ऑपरेशन ताई, ये सही सुमेलित नहीं है। चीन ऑपरेशन ताई जो है गलत है। नाम का कोई भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सैन्य ऑपरेशन चीन से संबंधित नहीं है। ताइवान के संदर्भ में चीन अक्सर जॉइंट स्क्वाड जैसे नाम का उपयोग करता है। अगर हम बात करें बाकी इन तीनों का तो ये तीनों सही सुमेलित हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, यह है रायगढ़ के किले के निर्माण के पूर्व
शिवाजी ने बीजापुर के एक किले को विजिट किया था, उसका नाम क्या था आपको बताना। तोरण, पन्हाला, जाह्नवी, चाकू। तो ये देखो भाई हम लोगों ने इसको भी देखा हुआ है, कौन है, तोरण है। अलग तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1646 ईस्वी में मात्र 16 वर्ष की आयु में बीजापुर सल्तनत से तोरण का किला जीता था। यह उनकी पहली बड़ी विजय थी। इसे जो है प्रचंड गढ़ का नाम दिया गया। रायगढ़ यानी जो मूल रूप से रायरी की पहाड़ी थी को उन्होंने 1656 में जावली विजय के दौरान चंद्रराव मौर्य से जीता और बाद में वहां रायगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो इस तरीके से भाई आगे बढ़ो। अंतिम क्वेश्चन ये देखो, ये है किसने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कर दिया और उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना। ये देखो आपको बताना। तो यहाँ पर देखें भैया, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। बताओ भाई सही विकल्प तो सही है ये, दादा भाई नौरोजी साहब। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ये एक महान, ठीक है, राष्ट्रवादी, शिक्षाविद और विचारक थे। वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले एशियाई थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, क्या नाम था उसका, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आर्थिक नींव रखी। तो इस तरीके से भाई हम लोगों ने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा, जिससे हम लोगों ने ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले और कितने क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़े हैं उनसे आए हुए हैं। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखा होगा आपने। अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप कर लिया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।